मैं डॉक्टर एमपी सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा प्रकाश डालें कि हरियाणा सरकार के वन विभाग ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे वन विभाग और सरकार की सोच क्या रही होगी सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने 2016 में वुड बेस्ड इंडस्ट्री की गाइडलाइंस तय की थी। उस गाइडलाइंस में कतिपय कठिनाइयां आई जो कि उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार को अवगत कराया। यह मूल समस्या यह थी कि जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री के जो गाइडलाइंस बने थे वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बने थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो विषय वस्तु थे वह विषय वस्तु वनों के संरक्षण से संबंधित थे और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में या अन्य राज्यों में भी सर्वोच्च न्यायालय यह चाहती थी कि वन संपदा के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए जितने भी कास्ट आधारित उद्योग हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनको गाइडलाइंस के तहत लाया जाए, उसी के तहत यह स्थापित हो। पहले से सभी राज्यों में भारतीय वन अधिनियम के तहत रूल्स बने हुए थे या रूल्स नहीं भी बने हुए थे तो वह उन्हीं के आधार पर वे जो है अन्य राज्य कास्ट आधारित उद्योगों को लाइसेंस देते थे या कुछ राज्य बिना लाइसेंस के भी अपने कार्य करते थे। तो यह एक जो 2016 में जो गाइडलाइंस आई उसके बाद ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने अपना अपना जो ऐसे रूल्स निर्धारित किया, परंतु उसमें कठिनाइयां आई कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री थे जिनको वन संपदा से कुछ लेना देना नहीं था उनके ऊपर में भी अंकुश लगने लग गए और उनके एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए था कि जितने भी इस तरह के कास्ट के ऊपर में रॉ मटेरियल के ऊपर में जितनी इंडस्ट्री हैं उनको कठिनाई न आए, इसके लिए भारत सरकार ने 2017 में 2016 के गाइडलाइंस में अमेंडमेंट्स लाए और अमेंडमेंट्स बहुत स्पष्ट था कि एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत जिन प्रजातियों को घोषित किया गया है या राज्य के द्वारा जिनके ऊपर छूट दी गई है उन पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। यह भारत सरकार का मूल उद्देश्य इस अमेंडमेंट को लाने का यही था, परंतु एक बार दिशा तय हो जाती है तो उसको दिशा को थोड़ा मोड़ देने में कठिनाई होती है और बहुत सारे राज्य अभी तक उस दिशा को समझ नहीं पाए थे और अभी भी हम लोग अधिकतर वन विभाग और अधिकतर राज्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही चल रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी उनका उद्देश्य नहीं था कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड जो इंडस्ट्री है उनको हम अफेक्ट करें, बल्कि जो हमारा जो वन नीति थी, जो फॉरेस्ट की जो पॉलिसी थी 1988 में, वह स्पष्ट था कि इंडस्ट्री को वनों के ऊपर से आश्रित न होकर अपनी रॉ मटेरियल के लिए खुद इसका उपाय करे और यह बहुत अच्छे तरीके से हुआ। विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के गोदावर्धन केस के आदेश के बाद
अधिकतर इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री वन आधारित रॉ मटेरियल से हटकर और एग्रो फॉरेस्ट्री की ओर देखने लग गए और उन्होंने अपना पूरा ढांचा उसी अनुसार तय किया। इसीलिए नए-नए क्लस्टर्स आए देश में और जो प्लाईवुड फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाले प्रजातियों के ऊपर थे, वह सभी शिफ्ट होके एग्रो फॉरेस्ट्री प्रजाति के ऊपर में आ गए। तो यह एक बहुत अच्छी एक सुखमय जर्नी रही है वन आधारित और कास्ट आधारित उद्योगों की, कि उन्होंने सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के और समाज के जो उनका जो 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 परिकल्पना थी उस पर बहुत खरे उतरे, लेकिन नियम में उस तरह से बदलाव आने में समय लगा, बल्कि कुछ लोग उसके नियत को समझ भी नहीं पाए, कुछ स्टेट, और जिसकी वजह से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से कास्ट आधारित उद्योगों की उन्नति होनी थी, उनको विभिन्न जगहों में स्थापित होने थे ताकि पूरे देश में एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड, कृषि वानिकी बेस्ड जो है सो इंडस्ट्री लगे और लोगों की जरूरत भी पूरी हो और साथ ही साथ किसानों को भी एक अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिले, जिसके लिए भारत सरकार ने भी नेशनल मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री लॉन्च किया। इन सभी को समझते हुए अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा सरकार ने इस बात को समझा। मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा कि हम ही लोगों के प्रयास से हुआ है, मैं पूरा श्रेय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यह अवश्य है कि जो हम लोगों ने क्लैरिटी दी, जो हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया पूरे 2 साल में कोविड के पीरियड में, उससे भारत सरकार को भी काफ़ी क्लैरिटी आई, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी क्लैरिटी आई कि हमें जो है सो एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री को वनों की सुरक्षा के नाम पर रोकना नहीं है, इन्हें हमें फ्री करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ज़रूरत के अनुसार से लग सके। अन्यथा किसानों को कास्ट उगाने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। नए कुछ क्लस्टर्स थे, उसी के आसपास किसान जो है सो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रजाति उगा रहे थे। अभी हरियाणा में भी पूरे राज्य में देखेंगे तो एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं हो पा रहा है, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, ईस्टर्न यूपी में नहीं है, उसी तरह से बिहार, झारखंड, ऐसे बहुत प्रदेश हैं जहाँ पर कि एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाया नहीं गया है जितने, क्योंकि किसानों को जब तक उनको जब तक दिखाई नहीं देगा कि हमें डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ करना है, जब तक ये पूरा उनको स्पष्ट नहीं होगा तो वह प्रेरित नहीं होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री करने के लिए। इसलिए इस दिशा में हरियाणा सरकार का जो प्रयास है वह बहुत ही सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी क्लैरिटी को उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनाए, क्योंकि अभी हम लोग वुड बेस्ड इंडस्ट्री के गाइडलाइंस को और भी स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार को बताया है, और भारत सरकार ये करना भी चाह रही है, लेकिन अभी भी जो गाइडलाइंस है उसमें काफी स्पष्टता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री को हमें लाइसेंस से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने की भी आवश्यकता है। और इनफैक्ट जो ऐसे उद्योग हैं वह अपना एक सिस्टम बना लेंगे जिससे कि वो बता सकेंगे कि हाँ, उन्होंने जो डिक्लेयर किया है कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज पर आधारित है उनका, उसको बता सके, चाहे वह कोई ऑनलाइन आईटी ऐप बना ले या अपना रिकॉर्ड्स जो है सो एनुअल रिटर्न दें। तो और ये इंडस्ट्री जो है सो बहुत स्पष्ट है कि किस प्रजाति पर आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसलिए
यह सभी वन पदाधिकारियों को भी और सरकार को भी यह काफी अस्पष्टता हो गया है कि हमें ऐसे उद्योग को बढ़ावा देने में कोई कठिनाई नहीं है। इससे वन संपदा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मेरा कहना था। सर सर इसमें मेरा एक सवाल सर ये था आपसे कि चूंकि हरियाणा में सर अभी एग्रो फॉरेस्ट्री सर उस लेवल पे नहीं है कि पूरी प्लाईवुड इंडस्ट्री को कच्चा माल मिलता रहे सर, और अभी भी रेट में बहुत सारी उतार चढ़ाव चलता रहता है सर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सर। तो इस संदर्भ में सर जो सरकार का यह निर्णय है, तो क्या इससे जो प्लाईवुड जो ऑलरेडी चल रही है सर, क्या उनको लकड़ी की कमी नहीं आएगी सर? और वैसे भी सर हरियाणा की जो प्लाईवुड है उसमें बहुत सारी लकड़ी सर उत्तर प्रदेश से आ रही है सर अभी। देखिए, थोड़ा बहुत बीच में कठिनाई आएगी, ऑगमेंटेशन करना होगा। और जहां तक एग्रो फॉरेस्ट्री का सवाल है, यह हमारा शुरू से मानना है कि आप वुड अवेलेबिलिटी 4-5 साल में आप स्थापित कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रोटेशन क्रॉप्स की आपको होता है। तो आप थोड़ा-सा प्रोत्साहन करेंगे, थोड़ा किसानों के साथ बात करेंगे और थोड़े नए-नए एरिया लेंगे जहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आया है, उस पर जाएँगे तो जो रॉ मटेरियल का जो अभी इमीडिएट जो थोड़ा-सा दिखाई देगा, और कोई भी इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन होने से स्थापित होने में समय लगेगा। कोई भी अगर नए भी इंडस्ट्री आएँगे तो 1 साल का समय लग ही जाता है, और 1-2 साल लगेगा। वो भी अभी शुरू में जब उनको रॉ मटेरियल कम मिलेगा तो थोड़े से वो किसानों के पास जाएँगे, हो सकता है अपना स्लो मोड में जाएँगे, और 3-4-5 साल में उनको जो है सो रॉ मटेरियल ऑगमेंट हो जाएगा। थोड़े से सभी इंडस्ट्री को थोड़े-थोड़े ऑगमेंट करने के लिए अपने आदमी रखने पड़ेंगे, चाहे किसानों एक कैचमेंट बनाना पड़ेगा कि इस एरिया में हम जो है किसानों से बात करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, चाहे सीडलिंग देंगे या इस तरह से भी एक एक बायबैक का अगर आप थोड़ी-सी गारंटी देते हैं कि मैं आपका आप लोग एक क्रेडिबिलिटी स्थापित करनी होगी कि हाँ, मैं आपका मटेरियल लूँगा, आप उगाएँ। क्योंकि सभी किसान अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं, सबको चाहिए अल्टरनेटिव, और एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है किसानों के लिए। आप हरियाणा में भी काफ़ी स्कोप है, नए-नए एरिया में काफ़ी स्कोप है। आप नज़र उठाएँ तो बहुत दूर-दूर तक देखेंगे कि पूरा मैदान जो है सो साफ है। तो ये एक एक अच्छा कदम है। इसमें थोड़ी-सी कठिनाई आएगी, लेकिन इसको हमें मिल-जुल कर इसका समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। निश्चित एक सजेशन देना चाहता सर, हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। जी, जो आपके इंडस्ट्री अभी जो क्लस्टर में है, जो नहीं चल पा रहे हैं या जो बंद हैं, जिनको रॉ मटेरियल का क्रंच है, उसके जी, लिए आपको राज्य सरकार से ये बात करनी चाहिए कि वो नए एरिया में जब जाते हैं, उनसे फ्रेश जो है सो रजिस्ट्रेशन फी ना लें, और ये जी, जी, शिफ्टिंग शिफ्टिंग का फैसिलिटी दें, ताकि क्या होगा कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये इंडस्ट्री, नए-नए जी, जी, एरिया में चले जाएँगे। अभी क्या है कि सभी उस समय क्लस्टर में आ गए, और उस जी, समय जब आपको सप्लाई मिल रहा था रॉ मटेरियल का, अभी जी, जी। सप्लाई की प्रॉब्लम है, आपको दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा। तो इस इश्यू को राज्य सरकार को आप प्रतिवेदित करेंगे तो राज्य सरकार इस पर गौर करेगी, मुझे अपना उम्मीद है। सर शिफ्टिंग में शायद फीस नहीं ले रही सरकार, लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को शिफ्ट करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो हाँ, जाता है। थोड़ा प्रोत्साहन की भी बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से हाँ जी, हाँ जी। कि ज़रूर करेंगे। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसको इसके लिए रिलोकेशन के लिए इसके लिए कुछ एक स्कीम तरह का लेके आए, इनिशियल सपोर्ट दे, तो जी, जी, ये संभव हो जाएगा। बहुत अच्छा इन्होंने कोशिश कर रहे हैं। एक बात जी, सही है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं भी जी, गाइडलाइंस देख रहा था, और जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया है, वो उन्होंने लाइसेंसिंग ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जी, ये हर एक जगह पे इस तरह से लिखा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी-सी गवर्नमेंट को और क्लियरिटी, आप लोग के जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो गवर्नमेंट और भी क्लियर हो जाएँगी कि दोनों को एक तो 2 फॉर्म करना चाहिए था, दोनों का एक ही फॉर्म होने से कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा हो गया है, और सभी जी सर, जगह लाइसेंसिंग ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है। तो जी, और फी भी थोड़े अलग होने चाहिए थे, तो एक एक उस तरह से तरीके से अगर चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। जी सर, धन्यवाद। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद बियानी जी। अब मैं जी। चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा सर, आप भी अपनी राय रखें सर। सर
निवेदन इसमें करूंगा जो सर। एक चोपड़ा जी ने जो बात कही है, सर। इसमें मैं 2 बात बताना चाहता हूँ सभी सर। के लिए। एक जो है सो एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन हर एक राज्य के लिए है, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। उसमें किसानों को 70 रुपये सब्सिडी दी जाती है एक पेड़ उगाने के लिए, और ये 3 साल में दी जाती है। तो अब ये सिर्फ समझने की बात है कि हम किसानों से कैसे जुड़े। इंडस्ट्री बीच में अगर फैसिलिटेटर का काम करेगी तो किसानों को प्रोत्साहन गवर्नमेंट दे देगी और आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो सिर्फ जुड़ने की बात है। और दूसरा जो एस्पेक्ट बताया कि मंडी का, उसके लिए हम लोग ने सरकार को एक न्यू एक्ट का प्रस्ताव दिया है, और न्यू एक्ट ऑन ग्रोइंग ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट। इसके लिए प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट का एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें हम ये कोशिश किए, ये भी बताए हैं कि जो है सो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है उसको लागू ना किया जाए इन प्रोड्यूस के ऊपर में, क्योंकि इसी से कठिनाई हो रही है कि मंडी टैक्स आपको देना पड़ रहा है। ये हमने प्रस्ताव किया हुआ है सरकार के पास में। आप लोग भी जब जाए, अभी तो इलेक्शन भी आएगा, दूसरी जगह यूपी में भी इलेक्शन, अभी जब मंत्री लोग जाते हैं तो आप लोग को भी डेलीगेशन में मिल के चीजें स्पष्ट बोलनी चाहिए। दो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। एक तो वुड बेस्ड गाइडलाइंस को और भी सरल करने का और स्पष्ट करने का, ताकि जो लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन का जो लोग कर रहे हैं वो ना करें। इसके लिए भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को प्रस्ताव दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और दूसरा हम लोगों ने न्यू एक्ट का प्रस्ताव दिया है। तो इस पर दोनों एक्ट पर अगर इंडस्ट्री के तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर होगा और गवर्नमेंट को बताया जाएगा तो उनको लगेगा अर्जेंसी दिखाई देगी और जल्दी करेंगे ये। क्योंकि हम लोग 1 साल हो गया है, अभी उस पर एक्शन होना था, नहीं हो पाया। तो जब डेलीगेशंस मिलते हैं और स्पष्टता से मिलेंगे कि हाँ हम उनको क्या चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छा, तो गवर्नमेंट भी समझेगी कि हाँ वो कुछ देने जा रही है। तो ये 2 चीज हम बताना चाह रहे थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत धन्यवाद। 2-3 मुद्दे जो मुझे समझ में आए हैं, बल्कि सुभाष जौली जी सुबह पहले से ही इस बात को फ्लैग करते रहे हैं कि जो किसान हैं वह उगाते हैं, फिर डिस्करेज हो जाते हैं, जो उनको प्राइस मिलता है, फिर एक साइकिल चलता है। तो एक उस साइकिल की भी एक अलग फिनोमिना है। तो अगर वुड बेस्ड इंडस्ट्री या इनका एसोसिएशन एक खुद ही जिस तरीके से आपका मुद्दा दूसरा उसमें है, जिस तरीके से इंडस्ट्री एसोसिएशन मिलकर प्रोडक्ट का एक प्राइस तय करती है, उसी तरीके से अगर ये आपस में रॉ मटेरियल का प्राइस डिक्लेयर कर दे कि इतना में लेंगे, बाकी जो लॉजिस्टिक मिनिमम इससे कम में नहीं मिलेंगे, तो एक इमोशनल इशू हो जाता है। किसानों को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये इन्होंने बोला है, इसे कम में नहीं लेंगे। वो कैलकुलेशन उसी के बेसिस पर शुरू करता है। तो वो किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा रास्ता दिख सकता है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत स्वभाव है, इसमें कोई सरकारी नहीं है, कोई गवर्नमेंट के तरफ से नहीं है, यह सेल्फ इनिशिएटेड है, क्योंकि रॉ मटेरियल को ऑगमेंट करना बहुत जरूरी है। और ऐसी बात नहीं कि किसानों के पास में इच्छा शक्ति नहीं है, किसान के पास इच्छा शक्ति भी है। और एग्रो फॉरेस्ट्री हरियाणा जो है सो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जाना जाता है। सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री हरियाणा में ही शुरुआत हुई थी, और पॉपुलर का हरियाणा पंजाब में। तो यह काफी स्कोप है इसको और प्रोत्साहित करने का। दूसरी जो मुझे रॉ मटेरियल ऑगमेंटेशन में लगता है कि एक हरियाणा गवर्नमेंट को भी और इंडस्ट्री को भी नर्सरी के बारे में काम करना चाहिए कि हमें हाईटेक नर्सरी जो है, जिस एरिया में एग्रो फॉरेस्ट्री कम हो रहा है और जिसको आप टारगेट करते हैं कैचमेंट एरिया के लिए, तो एक हाईटेक नर्सरी करने की जरूरत है।
और उसमें FRI से भी लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अशोक की देयर। इनफैक्ट न्यू स्पीसीज की भी बात है, मिलिया की भी बात है। सो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का, उसमें प्रावधान है हाईटेक नर्सरी करने की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि जो सब मिशन और एग्रो फॉरेस्ट्री में, उसमें एक साथ कभी काम नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल जाते थे और इसलिए इंडस्ट्री ने इस बात पर एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन के पास नहीं गई है। तो मुझे लगता है कि आपको एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन डायरेक्टर के पास में, गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आप कैसे ऑगमेंट करेंगे हमारे रॉ मटेरियल को। आपका जो स्कीम है वो हमसे तालमेल खाना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी पहल करने की जरूरत पड़ेगी। जो मिशन डायरेक्टर हैं, ये हर एक स्टेट में मिशन डायरेक्टर हैं। तो ये तो एग्रो फॉरेस्ट्री से सपोर्ट की बात है, एक नर्सरी का। दूसरा, एक प्राइस का सपोर्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इतना में हम सफेदा लेंगे, इतना में पॉपुलर, इससे कम में कोई नहीं लेगा। चाहे जो भी, अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि हम 2 साल 3 साल 5 साल में इससे कम में नहीं लेंगे, जो भी एक बेसिक तो कॉस्ट आपको मालूम भी होगा, इतने दिन से आप लोग इसमें हैं। और इनफैक्ट जो इंपोर्ट भी हो रहा है, वह कोई इंपोर्ट, अभी जितने भी इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए ये कष्ट है। थैंक यू। सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ सर थोड़ा सा। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि जब सरकारें सर MSP से हटना चाह रही हैं सर, सरकार 3 कृषि कानून सरकार इसीलिए लेके आई थी कि MSP से उनको निजात मिल जाए सर। ऐसे में सर क्या एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये एश्योर कर सकता है किसान को कि मैं इस रेट पे लूंगा सर? और फिर क्वालिटी की भी दिक्कत आएगी सर कि किसान कहेगा साहब मेरे पास तो यही है और आपने विश्वास दिलवाया था, आप इसी रेट पे खरीदे। तो क्या नहीं लगता कि सर एक नए झगड़े और नई प्रॉब्लम इसमें आएगी सर? नहीं, देखिए, ये जो एक मिनिमम, तो आपको भी मालूम है मार्केट में एक मिनिमम तो कितना होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज्यादा है जब होता है। तो ये फिर एक उसमें बीच में कहीं, हम यही इसीलिए बोल रहे, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं चलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चलेगा किसानों के साथ में या एरिया के साथ में। जिस एरिया को आप टारगेट करेंगे उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर्स की बात है। उसको, उस मैकेनिज्म को अगर चलाएंगे तो किसानों में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी देखिए, जितने भी पेपर मिल है उन्होंने अपना एक कैचमेंट एरिया बना रखा है, उससे वो रॉ मटेरियल लेते हैं। तो हमें भी कुछ अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लोग इस तरीके से करने की सोच रहे हैं। लेकिन अदरवाइज क्या है कि ये आपका धापी होगा और ये कैचमेंट एरिया सभी को अपना बनाना पड़ेगा कि इस एरिया से हम रॉ मटेरियल लेंगे। नहीं तो आप, इंडस्ट्री एक जगह आ गई है और अभी तो और बाकी जगह नहीं थी, इसलिए सब आपको सप्लाई कर रहे थे। लेकिन आपने सही बोला, अभी यूपी में भी रिलैक्स होगा, उत्तराखंड में भी रिलैक्स होगा, क्योंकि अब सभी, और गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि ट्रांसपोर्ट बहुत लंबा हो। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री हो रहा है, इंडस्ट्री आसपास ही हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है सो एंटी क्लाइमेट चेंज मेजर्स है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का वो भी है कि ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा इनपुट न लगे, उससे प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म करने की बात है। जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि प्लाईवुड के लिए जो है कोई भी इंपोर्टेड टिम्बर जो है वह मतलब इकोनॉमिकली वायबल होगा। अभी कुछ पाइन का करते हैं जो कि, लेकिन वो स्पेशल तरीके का प्लाई बनाते हैं, वो क्वालिटी प्लाई बनाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं। अदरवाइज आपको जो 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 स्पीसीज है या जिस तरीके से आपको, आप जो लोकली प्रोड्यूस करते हैं तो जितना सस्ता पड़ता है वो इंपोर्ट कभी भी उसको मैच नहीं कर पाएगा। और जो उनको बाकी जो पैलेट्स में जो ले रहे हैं उनको, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन दिस शॉर्ट रोटेशन क्रॉप कैन ऑलवेज बी ग्रोन एट ए शॉर्ट नोटिस। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। मनोज, आप अनम्यूट हो गए हैं। बात रखवानी हम किसान को, तो मैं ऐसे अधिकारी को सलाम करता हूं।